हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। क्लास 11th की एनसीईआरटी फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 15वां हम डिस्कस कर रहे हैं। और इससे प्रीवियस सेशन में हमने बायोम के बारे में देखा था। आज हम बेसिकली जैव भू रासायनिक चक्र है उनके बारे में देखेंगे। तो प्रीवियस सेशन में हमने पढ़ा था कि जो जैव भू रासायनिक चक्र होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक गैसियस साइकिल होते हैं, दूसरा सेडिमेंट्री साइकिल होते हैं। तो आज हम इस चैप्टर को यहाँ से डिस्कस करेंगे जल चक्र से, और बाद में इस चैप्टर को फिनिश करेंगे जो आगे हम इम्पोर्टेंट जैसे कार्बन साइकिल है उसी प्रकार से। जो नेक्स्ट हमारा ऑक्सीजन चक्र है, ऑक्सीजन चक्र के बाद में हम नाइट्रोजन चक्र के बारे में देखेंगे। और उसी प्रकार से जो अन्य जो मिनरल के साइकिल है जैसे फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इनके बारे में डिटेल से थोड़ी चीज़ें देखेंगे। और नेक्स्ट में जो परिस्थिति की संतुलन है यानी इकोलॉजिकल बैलेंस है इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इस सेशन को कंटिन्यू करते हैं कि सभी जीवधारी, पहले जल चक्र के बारे में पढ़ते हैं कि सभी जीवधारी है वो वायुमंडल स्थल मंडल में जल का एक चक्र बनाए रखते हैं जो तरल, गैस और ठोस अवस्था में है, और इसे जलीय चक्र कहा जाता है। हमने जो चैप्टर नंबर 13 पढ़ा था उसमें हमने इस जो जल चक्र को डिटेल से डिस्कस किया था। हमने पढ़ा कि महासागर होते हैं, वहां से वाष्पीकरण होता है, बाद में वायुमंडल में जल का संघनन होता है, संघनन होने के बाद में वर्षा होती है, रेनफॉल होता है, रेनफॉल के बाद में जल वापस सतह पर गिरता है। कुछ वाटर का पोर्शन है जो नदी द्वारा समुद्र में चला जाता है, कुछ पोर्शन है वो अंडरग्राउंड वाटर टेबल में चला जाता है, और कुछ जल का जो वर्षा का पोर्शन है उसको जीवों द्वारा, पादप द्वारा यूज कर लिया जाता है। तो ये ऐसे चल के ये वाटर साइकिल चलता है। तो मेक श्योर कि आपने यदि जो अध्याय नंबर 13 है इसको नहीं देखा था, एक बार उसको भी जरूर गो थ्रू कीजिए। उसकी जो प्ले लिस्ट है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी उसका लिंक। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कार्बन चक्र। अब कार्बन चक्र क्या है कि ये एक गैसीय साइकिल है। हमने दो पढ़े थे ना, एक गैसीय और दूसरा तलछटी यानी सेडिमेंट्री साइकिल। तो ये चक्रीय जल चक्र है, ये भी गैसीय है। कार्बन साइकिल है, ये भी गैसीय टाइप का है। तो सभी जीवधारियों में कार्बन पाया जाता है, आप सभी को पता है बेसिक चीजें। ये सभी कार्बनिक यौगिक का मूल तत्व है, ये सभी कार्बनिक यौगिक का मूल तत्व है। जैवमंडल में असंख्य कार्बनिक यौगिक के रूप में जीवों में विद्यमान है, यानी जो कार्बन यौगिक है वो असंख्य रूप से जीवों में विद्यमान है जैवमंडल में। कार्बन चक्र कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा कार्बन जो चक्र होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड का परिवर्तित रूप है, और ये परिवर्तन पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के यौगीकरण द्वारा आरंभ होता है, यौगिकीकरण के द्वारा आरंभ होता है। अब हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था कि एक पेड़ होता है वो इनकमिंग सोलर रेडिएशन से एनर्जी प्राप्त करता है, और प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा जो भोजन है वो बनाता है। तो ये क्या करता है, बेसिकली ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के यौगिकीकरण का आरंभ करता है, और इस प्रक्रिया से कार्बोहाइड्रेट व ग्लूकोज बनता है। और जो कार्बनिक यौगिक है जैसे स्टार्च है, सेल्यूलोज है, सुक्रोज है, इसके रूप में पौधों में संचित हो जाता है। अब कार्बोहाइड्रेट का कुछ भाग सीधे पौधों को पौधों की जैविक क्रियाओं में प्रयोग हो जाता है, यानी कुछ पोर्शन तो पौधे खुद यूज कर लेते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान विघटन से पौधों के तने व जड़ें द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस निर्मुक्त होती है। शेष कार्बोहाइड्रेट जो पौधों की जैविक क्रियाओं में प्रयुक्त नहीं होते हैं वो पौधों के उत्तकों में संचित हो जाती है, यानी जो टिश्यूज होते हैं पौधों के, जो पत्तियां होती है उनमें संचित हो जाता है, संग्रहित स्टोरेज का हो जाता है। ये पौधे या तो शाकाहारी के भोजन बनते हैं, अन्यथा सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित हो जाते हैं। या तो कोई भेड़ बकरी उस पत्तियों को खा जाए तो उनको भोजन के रूप में एनर्जी मिलती है, या फिर वे पत्ते पेड़ जमीन पर गिर जाए तो उनका अपघटन हो जाए, विघटन हो जाए। उसी प्रकार से शाकाहारी उपयोग किए गए कार्बोहाइड्रेट का कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, यानी जो कार्बोहाइड्रेट भेड़ बकरी लेते हैं उनका क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तन हो जाता है, और श्वसन क्रिया द्वारा पुनः वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। यानी वो वापस जो भेड़ बकरी गाय है और पशु है वो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस श्वसन क्रिया द्वारा वापस वायुमंडल में निर्मुक्त कर देते हैं, छोड़ देते हैं। इसने इसमें शेष कार्बोहाइड्रेट का जंतुओं के मरने पर सूक्ष्म जीवों के अपघटन करते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल किसी जीव ने पौधों की पत्तियों को खाया तो कुछ पोर्शन है वो श्वसन क्रिया द्वारा वापस निर्मुक्त कर देती है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, और कुछ पोर्शन बचता है उनको डेड बॉडी के बाद में अपघटन हो जाता है सूक्ष्म जीवों द्वारा। सूक्ष्म जीवाणु द्वारा कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन ऑक्सीजन प्रक्रिया द्वारा कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होकर पुनः वायुमंडल में आ जाता है। जैसे यहाँ पे ये चक्र दे रखा है। अब यहाँ पे वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका पादप द्वारा स्वांगीकरण करते हैं, यानी जो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड है उनका जंतु लेते हैं। ठीक है, एक मिनट, हाँ, पौधों की बात कहाँ हो रही है वहां से डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे पादप शोषण हो रहा है, उसके बाद में
कार्बन डाइऑक्साइड को निर्मुक्त किया जाता है। अब यहाँ पे मूल श्वसन है, मूल श्वसन के बाद में जो जीव होते हैं उनका एक तो मृत अवशेष होते हैं उनका अपघटन होता है। अपघटन के बाद में क्या होता है, जो मृदा श्वसन होता है मतलब मृदा में चले जाता है, उसके बाद में ये वापस वायुमंडल में निर्मुक्त होता हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक साइकिल चलता है कि पहले जो पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। कोई पेड़ पौधे को जीव जंतु खा लेते हैं तो वो बाद में कार्बोहाइड्रेट से कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और श्वसन क्रिया द्वारा वायुमंडल में निर्मुक्त हो जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक चीज याद रखनी है। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीजन चक्र, द ऑक्सीजन साइकिल। अब ये क्या है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया का एक प्रमुख सहीकरण यानी जो बाई प्रोडक्ट होता है वो ऑक्सीजन होता है। ये कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण में सम्मिलित होता है जिससे ऊर्जा कार्बन डाइऑक्साइड व जल विमुक्त होता है। ऑक्सीजन चक्र बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, बहुत से रासायनिक तत्वों और सम्मिश्रणों में ऑक्सीजन पाई जाती है। ये नाइट्रोजन के साथ मिलकर नाइट्रेट बनाती है और बहुत से अन्य खनिजों एवं तत्वों से मिलकर कई तरह के ऑक्साइड बनाती है, जैसे आयरन ऑक्साइड यानी लोहे के साथ ऑक्साइड का ऑक्सीजन का मिल जाना, एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन मिलता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है आदि। ये इस टाइप के फॉर्म्स क्रिएट होते हैं। अब सूर्य प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान जल के अणुओं यानी H2O के विघटन से ऑक्सीजन उत्पन्न होती है और पौधों की वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के द्वारा भी वायुमंडल में पहुंचती है। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका ऑक्सीजन साइकिल है। ठीक है, तो इसका जो बेसिक पैरामीटर है वो भी थोड़ा माइंड में रखना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है आपका नाइट्रोजन चक्कर, ये आपका 5 स्टार टॉपिक है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते हैं। अब वायुमंडल की संरचना का प्रमुख घटक है वो नाइट्रोजन है। अब हमने जो वायुमंडल पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि 78 पॉइंट कुछ समथिंग परसेंटेज होते हैं वो वायुमंडल में गैस होती है वो नाइट्रोजन होती है। तो वायुमंडल में 78% भाग है विभिन्न कार्बनिक यौगिक है, जैसे एमिनो एसिड है, न्यूक्लिक एसिड है, उसी प्रकार से विटामिन है, वर्णक है यानी जो पिगमेंट है जो कलर दिखते हैं हमें आदि में ये एक प्रमुख घटक होता है। वायु में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले नाइट्रोजन को अधिकांश जीव प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करने में असमर्थ होते हैं, यानी जो वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है उनको जीव प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करने में असमर्थ होते हैं, क्योंकि उनको डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं। केवल कुछ विशिष्ट प्रकार के जीव है, कुछ जो मृदा जीवाणु है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, वो ही इन्हें प्रत्यक्ष रूप से गैसीय रूप से ग्रहण करने में सक्षम होते हैं। सामान्यतः नाइट्रोजन यौगिकीकरण है यानी जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है उनके द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। अब जो नाइट्रोजन का लगभग 90% जो पोर्शन है वो बायोलॉजिकल है यानी जैविक है, और अर्थात जीव ही ग्रहण करते हैं। यानी जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का 90% पोर्शन है उनको जीव ग्रहण करते हैं। और स्वतंत्र नाइट्रोजन का प्रमुख स्रोत मिट्टी के सूक्ष्म जीवाणुओं की क्रिया व संबंधित पौधे की जड़ें व रंध्र वाली मृदा है, यानी जो हमने सॉइल प्रोफाइल पढ़ा था। ठीक है, सॉइल प्रोफाइल में जो होराइजन डेवलप होते हैं, जो सॉइल प्रोफाइल अच्छी डेवलप होती है वहाँ पे नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जहाँ से ये वायुमंडल में पहुँचती है, वायुमंडल में भी बिजली चमकने जैसे लाइटनिंग होती है वह अंतरिक्ष विकिरण होती है, यानी जो कॉस्मिक रेडिएशन है उनके द्वारा नाइट्रोजन का यौगीकरण होता है। जैसे बिजली चमकती है, ठीक है, तो बिजली चमकती है तो क्या नाइट्रोजन का क्रिएशन होता है। अब नेक्स्ट है महासागरों में कुछ समुद्री जीव भी इनके यौगीकरण करते हैं यानी इनको एक्यूमुलेट करते हैं। जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन के इस तरह के ये जो यौगिक रूप में उपलब्ध होने पर हरे पौधों में इनका स्वांगीकरण होता है, यानी जो नाइट्रोजन एसिमिलेशन है वो होता है, और शाकाहारी जंतुओं द्वारा इन पौधों को खाने पर इनका यानी नाइट्रोजन का कुछ भाग उनमें चला जाता है। फिर जो मृत पौधे होते हैं और जानवर होते हैं वो नाइट्रोजन अपशिष्ट कण यानी जो एक्सक्रिएशन ऑफ नाइट्रोजनस जो वेस्ट होता है उसकी वजह से मिट्टी में उपस्थित बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रेट में परिवर्तित कर दिया जाता है। यानी जो जीव जंतु होते हैं उनकी डेड बॉडी से जो नाइट्रोजन निकलता है बाद में जो जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनको नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, याद रखना। ठीक है, उसी प्रकार से जो कुछ जीवाणु होते हैं वो नाइट्राइट को नाइट्रेट में परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं। वे पुनः हरे पौधों द्वारा नाइट्रोजन यौगिकीकरण हो जाता है, और कुछ अन्य प्रकार के जीवाणु इन नाइट्रेट को पुनः स्वतंत्र नाइट्रोजन में परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं, यानी जो नाइट्रेट होता है उसको नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देते हैं, और इस प्रकार से ये डीनाइट्रीकरण कहा जाता है। यानी नाइट्रेट को पुनः नाइट्रोजन में परिवर्तित करना ये डीनाइट्रिफिकेशन कहलाता है। ये डीनाइट्रिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो याद रखना। इसमें क्या होता है कि कुछ जीवाणु होते हैं वो नाइट्रेट को नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसको डीनाइट्रिफिकेशन कहा जाता है। तो ये लास्ट वाला जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे 15.3 नंबर डायग्राम दे रखा है नाइट्रोजन चक्र का। तो जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन होती है उसका वायुमंडलीय यौगिकीकरण होता है और वापस भी ये नाइट्रेट यौगिक में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कहाँ से मिलते हैं बेसिकली। पहला तो
वायुमंडलीय यौगिकीकरण से मिलता है, दूसरा जैव यौगिकीकरण से मिलता है, और औद्योगिक यौगिकीकरण से मिलता है। फिर ये डीनाइट्रिफिकेशन हो जाता है इसका, और ये वापस वायुमंडलीय नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये बेसिकली नाइट्रोजन चक्कर के बारे में बात कर रहा है। अब नेक्स्ट यहाँ पे जो अदर जो खनिज मिनरल है, अदर जो खनिज मिनरल से जो मिनरल साइकिल है उनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे हमने गैसीय और सेडिमेंट्री दो टाइप के पढ़े। तो जलीय क्या है, गैसीय है। कार्बन है वो भी गैसीय है। ऑक्सीजन है वो भी गैसीय साइकिल है। ठीक है, और इसके बाद में हमने जो नाइट्रोजन पढ़ा था ये आपका सेडिमेंट्री साइकिल है। ठीक है, इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट है, जैसे यहाँ पे आगे बात कर रहा है कि जैव मंडल में मुख्य भू रासायनिक तत्व जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन के अतिरिक्त पौधों व प्राणी जीव के लिए भी अत्यधिक जो महत्व के बहुत से अन्य खनिज मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें सॉरी मैंने एक गलती कर दी यहाँ पे। जो नाइट्रोजन चक्र है ये बेसिकली गैसीय साइकिल है। ठीक है, तो ये याद रखना, ये सेडिमेंट्री नहीं है, गैसीय है। ठीक है, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है वो आगे बोल रहा है कि जीवधारियों के लिए आवश्यक ये खनिज पदार्थ प्राथमिक तौर पर अकार्बनिक रूप से मिलते हैं, जैसे फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, कैल्शियम और पोटेशियम हो गया। प्राय ये घुलनशील लवणों के रूप में मिट्टी में या झील में अथवा नदियों में व समुद्र जल में पाए जाते हैं। यानी जो ये कंपोनेंट होते हैं फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम और पोटेशियम, ये कहाँ पे मिलते हैं? ये घुलनशील लवणों में मिलते हैं, जिसमें मिट्टी हो गया, झील हो गया, नदियां हो गया, समुद्र हो गया, ये मतलब जो जल है इनमें यहाँ पे मिलते हैं। जब घुलनशील लवण चक्कर जल चक्कर में सम्मिलित हो जाते हैं तब ये अपक्षय प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी की परपट्टी पर और फिर बाद में समुद्र तक पहुंच जाते हैं। अन्य लवण तलछट के रूप में धरातल पर पहुंचते हैं और फिर अपक्षय के चक्कर में सम्मिलित हो जाते हैं। सभी जीवधारी अपने पर्यावरण में घुलनशील अवस्था में उपस्थित खनिज लवणों से ही अपना भोजन अपना जो खनिज है उनकी आवश्यकता को पूरा करते हैं। यानी जो सभी जीवधारी होते हैं वो क्या करते हैं, जो घुलनशील अवस्था में जो खनिज उपस्थित रहता है ना, लवण, वो उनसे उनकी खनिज की आवश्यकता की पूर्ति होती है। जैसे जो एल्यूमिनियम है, जो मैक्रो माइक्रो टाइप के जो एलिमेंट होते हैं, ठीक है, आयरन हो गया, ठीक है, पोटासियम हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सारी चीजें जीव कहाँ से प्राप्त करते हैं? खनिज से प्राप्त करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से कुछ अन्य जंतु पौधों व प्राणियों के भक्षण से इन खनिजों को प्राप्त करते हैं। कुछ अन्य जंतु होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो प्राइमरी उपभोक्ता होते हैं उनको द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता खा लेते हैं। तो उसके जो प्राइमरी उपभोक्ता है उनमें से जो खनिज तत्व है वो द्वितीय और तृतीयक उपभोक्ताओं में चले जाते हैं। उसी प्रकार से जीवधारियों की मृत्यु के बाद में खनिज अपघटित और प्रवाहित होकर मिट्टी व जल में मिल जाता है। ठीक है, तो ये इनका प्रोसेस चलता रहता है। वापस कहने वाला पौधों से जीव में, जीव से अपघटक में, अपघटक से वापस पौधों में, ये इनका साइकिल चलता रहता है कंटिन्यू। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारा जो टॉपिक है वो है पारिस्थितिकी संतुलन, यानी जो इकोलॉजिकल बैलेंस है उसके बारे में बोल रहा है। इकोलॉजिकल बैलेंस एक्चुअली में क्या होता है कि किसी परितंत्र या आवास में जीवों के समुदाय में परस्पर गतिक साम्यता की अवस्था ही पारिस्थितिकी संतुलन है। पारिस्थितिकी संतुलन का मतलब है कि ऐसा भी नहीं हो कि जो उत्पादकता है वो बढ़ जाए और उत्पादकता को कंज्यूम करने वाले जीव है वो घट जाए। ठीक है, तो इनमें एक बैलेंस रहना चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिकली पारिस्थितिकी संतुलन है और कुछ नहीं है। ये तभी संभव है जब जीवधारियों की विविधता अपेक्षाकृत स्थायी हो, क्रम से परिवर्तन भी हो, लेकिन प्राकृतिक अनुक्रमण यानी जो नेचुरल सुसेशन होता है उनके द्वारा होता है। ठीक है, प्राकृतिक अनुक्रमण क्या होता है ये भी आगे पढ़ेंगे। इसे परितंत्र में हर प्रजाति की संख्या में एक स्थायी संतुलन के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है। ये संतुलन निश्चित प्रजातियों में प्रतिस्पर्धा व आपसी सहयोग से होता है। यानी जो ये संतुलन होता है, बैलेंस होता है, वो प्रजातियों की प्रतिस्पर्धा होती है और आपसी सहयोग से होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एक फॉरेस्ट एरिया है, एक जंगल है, वहाँ पे शेर है, ठीक है, और वहाँ पे खरगोश भी है, वहाँ पे डियर भी है, वहाँ पे दूसरे जो जानवर है नीलगाय भी है, और दूसरे जो जीव जंतु है वो भी है। तो शेर क्या करेगा, ये ऐसा तो है नहीं कि कुछ चिन्हित है खरगोश को ही खाएगा, वो किसी दूसरे जानवर को भी खा सकता है। तो उनको बार बार इनकी जो पॉपुलेशन है उनको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो शेर है उसको की स्टोन प्रजाति बोला जाता है। एक टर्म है इकोलॉजी में, बायोडाइवर्सिटी में, उसको की स्टोन बोलते हैं। मतलब ये मुख्य प्रजाति है, इसके द्वारा इस जो फॉरेस्ट एरिया है उसमें जो पॉपुलेशन है उसको नियंत्रित रखा जाता है। ठीक है, इसलिए कुछ प्रजातियों के जिंदा रहने के संघर्ष से भी पर्यावरण संतुलन प्राप्त किया जा सकता है। संतुलन इस बात पर भी निर्भर करता है कि कुछ प्रजातियां अपने भोजन व जीवित रहने के लिए दूसरी प्रजातियों पर निर्भर है, जिससे प्रजातियों की संख्या निश्चित रहती है और संतुलन बना रहता है। इसके उदाहरण विशाल घास के मैदान मिलते हैं, जहाँ
शाकाहारी जंतु होते हैं, हिरण हो गया, चेबरा हो गया, भैंस हो गया, ये होते हैं अत्यधिक संख्या में होते हैं, उनके झुंड मिलते हैं हमें, ठीक है। दूसरी तरफ जो मांसाहारी है जैसे बाघ है, शेर है, उनके झुंड नहीं मिलते हैं, वो मुश्किल से 5-7 इस टाइप की कैटेगरी में मिलते हैं, ग्रुप में मिलते हैं। बाकी जो हिरण है, जेबरा है, भैंस है, ये झुंड में मिलते हैं, लगभग हजारों की संख्या में होते हैं, तो अधिक नहीं होते हैं और शाकाहारियों के शिकार पर निर्भर होते हैं, अतः इनकी संख्या नियंत्रित रहती है। पौधों के पारिस्थितिकी संतुलन में बदलाव के कारण होता है ये, ठीक है। ये क्या होता है, पौधों के पारिस्थितिकी संतुलन के बदलाव के कारण होता है। जैसे वनों की प्रारंभिक प्रजातियों में कोई व्यवधान, जैसे स्थानांतरित कृषि से वनों को साफ करने से जो प्रजातियों का वितरण है उसमें बदलाव आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल जो लोग स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है, स्थानांतरित कृषि है, वहाँ पर क्या है कि फॉरेस्ट एरिया को जो फर्टाइल लैंड है उसमें कन्वर्ट किया जाता है। तो इमेजिन कीजिए कि वहाँ पे अभी नया नया फॉरेस्ट एरिया डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, यदि वहाँ पे स्थानांतरित कृषि नहीं की जाती तो 100-200 वर्षों बाद में वहाँ पे डेंस फॉरेस्ट होता और वहाँ पे जीव जंतु बायोडाइवर्सिटी विकसित होती, क्योंकि इसमें व्यवधान यानी इसमें विघन उत्पन्न हो गया और ये वापस एक लैंड जो एरिएबल लैंड है उसमें कन्वर्ट हो गया। ये परिवर्तन परिस्पर्धा के कारण है, जहाँ द्वितीयक वन प्रजातियां जैसे घास, बांस, चीड़ आदि के वृक्ष प्रारंभिक प्रजातियों के स्थान पर उगते हैं और प्रारंभिक जो ओरिजिनल वनों की संरचना को बदल देते हैं। यही अनुक्रमण कहलाता है, हमने पढ़ा था ना, सुसेशन, ठीक है। तो यही है नेचुरल जो सुसेशन होता है, वो अनुक्रमण होता है, वो इसी का एग्जाम्पल है। उसी प्रकार से जो पारिस्थितिकी संतुलन के कारण नई प्रजातियों का आगमन होता है, यानी जहाँ पे स्लैश एंड बर्न के लिए फॉरेस्ट को जलाया था, वहाँ पे हो सकता है कि आना तो वहाँ पे शेर, बाघ और नीलगाई और ये चाहिए थे, लेकिन वहाँ पे क्या है कि जो पालतू जंतु है वो आ गए, तो इनका नई प्रजातियों का आगमन हो गया। प्राकृतिक विपदाओं एवं मानव जनित कारक भी है, ठीक है। जो कहने का मतलब जो सुसेशन होता है उनका, एक तो प्राकृतिक विपदाएं हो जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल ये पहाड़ी क्षेत्र है और यहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ और यहाँ पे जो जीव जंतु पेड़ पौधे थे उनका या तो दूसरी जगह पलायन हो गया या यहाँ पे दब गए ये, ठीक है। इस वजह से नेचुरल हो जाता है, मानव जनित भी हो जाता है, यहाँ पे इस लैंड एरिया को स्लैश एंड बर्न में कन्वर्ट कर दिया। मनुष्य के हस्तक्षेप से पादप समुदाय का संतुलन प्रभावित होता है, जो अंततोगत्वा पूरे परितंत्र में संतुलन प्रभावित करता है। अब फॉर एग्जांपल शेर है, ठीक है, जो लॉयंस होते हैं, बाघ होते हैं, उनको यदि पृथ्वी से खत्म कर दिया जाए, मानव द्वारा शिकार कर दिया जाए, तो बाद में जो चैन है, जो कम्युनिटी है, वो हर एक किसी पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल स्पीसीज है उनकी बढ़ती जाती है, ठीक है। तो ये बेसिकली है। इस असंतुलन से कई अन्य द्वितीयक अनुक्रमण आते हैं, जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर जनसंख्या का दबाव से भी परिवर्तन बहुत अधिक प्रभावित होता है, यानी जो प्रेशर क्रिएट होता है रिसोर्सेज पर, उस वजह से भी ये अनुक्रमण आता है। इसने पर्यावरण के वास्तविक रूप से इसने पर्यावरण के वास्तविक रूप को लगभग नष्ट कर दिया है और सामान्य पर्यावरण पर भी बुरा प्रभाव डाला है, यानी जो एनवायरनमेंट का नेचुरल लॉ था उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब किया है। पर्यावरण असंतुलन से ही प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़ का आना, भूकंप का, बीमारियों का फैलना और कई जलवायु संबंधी परिवर्तन होना, यानी जो ग्लोबल वार्मिंग है, सी लेवल चेंज हो रहा है, ठीक है, और डेजर्ट में भी स्नोफॉल हो रहा है, तो ये सारे जो कहीं न कहीं ह्यूमन द्वारा भी इम्पैक्ट होते हैं। वैसे आवास स्थानों में पौधों व प्राणी समुदायों में घनिष्ठ अंतर संबंध पाए जाते हैं। निश्चित स्थानों पर जीवों में विविधता वहाँ के जो पर्यावरणीय कारकों के संकेतक है और इन कारकों को समुचित ज्ञान व समझ ही परितंत्र संरक्षण और बचाव का प्रमुख प्रमुख आधार है, ठीक है। तो ये जो कंजर्वेशन है, इनको बचाना है, ये काम कैसे होंगे, जब हम हमें उनका नॉलेज होगा, ठीक है, समुचित ज्ञान होगा, उनकी समझ होगी और कुछ संकेतक जो इंडिकेटर होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर जो टेरिटरी होती है उसमें यदि शेर और बाघ की संख्या ज़्यादा हो जाए तो हमें ऐसा लगेगा कि वहाँ पे जो नेचुरल लॉ है वो थोड़ा गड़बड़ा रहा है। यदि पूरा ही कम हो गए, शेर की संख्या बाघ की संख्या लगभग नगण्य टाइप की हो गई, तो हमें लगेगा कि वहाँ पे कुछ या तो मैन मेड कोई कोच हो सकता है या नेचुरल हो सकता है, उसकी उससे वजह से बाघों की संख्या कम हो रही है, तो हम उनको रीलोकेट करते हैं दूसरी जगह पर ले जाके, ठीक है। तो यदि ये नॉलेज होगा हमें, और प्रेजेंट टाइम में चूंकि हो रहा है लार्ज स्केल पर, नेशनल स्केल पर हो रहा है, इंटरनेशनल स्केल पर हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें हो रही है, ठीक है। तो इससे संबंधित जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल नेशनल पार्क है, ठीक है, नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व है, उसी प्रकार से वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, इन सारी चीज़ों को हमने डिटेल से डिस्कस किया है अलग अलग सेशन में। तो इस यूट्यूब चैनल पर जियोग्राफी वाला जयपुर पर आपको वो अलग से चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। तो आप नेशनल पार्क के आगे जियोग्राफी वाला जयपुर लिख के सर्च करना, यूट्यूब पे मिल जाएगा, या इसी यूट्यूब चैनल पर जाके आपको सर्च करना, ढूंढना मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर नंबर 15 है वो कंप्लीट हो रहा है, पृथ्वी पर जीवन से संबंधित था, और इसमें हमने बेसिक चीज़ें देखी थी, जो यदि आपने कंटिन्यू किया तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई
आई होगी आई होप। और इसी के साथ में यूट्यूब चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए और अपना जो वैल्यूबल फीडबैक है वो भी दीजिए, ठीक है। तो चलिए आज के इस सेशन में इतना ही है, थैंक यू।